वकालत करने में आए नए अधिवक्तागण व जन सामान्य के लिए आज से मैं मोटर वाहन दुर्घटना के संबंध में कुछ आवश्यक बातें जो मुझको ज्ञान है उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों से वार्ता करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मोटर दुर्घटना दावों को मोटर व्हीकल एक्ट के अध्याय 12 में परिभाषित किया गया है। मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों को मृत्यु या जो सारी क्षति पहुँचती है या पर व्यक्ति की संपत्ति को कोई नुकसान होता है, उनके प्रतिकर के दावों के न्याय निर्णय हेतु राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन कर दावा अधिकरण का गठन किया गया है। एमबी एक्ट के 165 सेक्शन में इसमें 164 एमबी एक्ट के अंतर्गत आने वाले भी दावे शामिल होते हैं। एमबी एक्ट की जो धारा 166 के अंदर जो प्रतिकर के लिए आवेदन होता है, वो जो व्यक्ति जिसके क्षति पहुँचती है वो स्वयं दे सकता है। जिसकी संपत्ति का नुकसान होता है उस व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है, या मृत्यु अगर किसी की मृत्यु हुई है तो मृत्यु के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा दिया जा सकता है। जहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कई हैं, कई विधिक प्रतिनिधित्व हैं, मगर दावा एक के द्वारा दायर किया जाता है तो वह अन्य विधिक प्रतिनिधियों को विपक्षी की श्रेणी में पक्षकार बनाया जाएगा और दावा सभी के लाभ के लिए दायर किया जाएगा। दावा कहाँ दायर होगा, ये प्रश्न उठता है भाई दावा में कहाँ दायर होगा। तो ये 166 की धारा 2 में बताया गया है कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ दावा दायर किया जा सकता है। जहाँ आवेदक जिस क्षेत्र की समय सीमा के क्षेत्र ट्रिब्यूनल की समय क्षेत्राधिकार के अंदर रहते हैं या अपना व्यापार करते हैं या काम करते हैं तो वहाँ दायर किया जा सकता है। यहाँ जहाँ प्रतिवादी निवास करता है वहाँ दायर किया जा सकता है। और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 158 की उपधारा 6 के अधीन अगर कोई दुर्घटना की रिपोर्ट थाने के द्वारा उस ट्रिब्यूनल को भेजी जाती है तो उसको भी प्रतिकर के लिए आवेदन माना जाएगा। एक 164 में जो दावा होगा उसके लिए नेग्लिजेंस प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होगी, न यह लिखना आवश्यक होगा कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ है। और इसमें 5 लाख रुपए तक का एक फिक्स अमाउंट है वो मिलता है मृत्यु की दशा में। अगर आपको गंभीर चोटें आती हैं तो 2.5 लाख रुपए तक का मिलेगा। गंभीर चोटें क्या होती हैं, इनको डिफाइन किया गया है पुराने आईपीसी की धारा 320 में या बीएनएस की 116 में। तो जो चोटें कौन कौन हैं, जैसे पुरुषत्व का हरण हो गया होगा, कोई आपके जो नेत्र हैं किसी नेत्र में कि दृष्टि का स्थायी विच्छेदन हो गया होगा, किसी कान जो कान है इनके श्रवण शक्ति का नुकसान हुआ होगा, किसी कान का अंग का विनाश होगा, जोड़ का विनाश होगा। अगर आप 20 दिन से लगातार वहाँ भर्ती रहे हो, चेहरे का विद्युपरण हो गया होगा। 8 चोटें होती हैं, अगर 8 चोटें कोई आती हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए ट्रिब्यूनल के द्वारा अवार्ड पारित किया जाएगा। ये सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि पहले 140 सेक्शन में 25,000 रुपये का नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंतर्गत प्रतिकर देने का अमेंडमेंट हुआ था। बाद को 140 में 14/11/94 को ये धनराशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी मृत्यु की दशा में, और 14/11/94 को
एक सेक्शन 163A ऐड किया गया था, जोड़ा गया था ट्रिब्यूनल में। इसमें मृत्यु की दशा में एक सेकेंड सूची बनाई गई थी, सूची। उसके अनुसार मृतक के प्रतिनिधियों को क्लेम दिया जाता था, परंतु उस सूची में वही लोग आवेदन कर सकते थे जिनकी आमदनी 40,000 रुपये पर ईयर होती थी। परंतु धीरे धीरे, मगर इसमें एक ये भी प्रावधान किया गया था कि अगर कोई जो आमदनी, जो जीवन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कास्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए 40,000 रुपये की जो धनराशि है इसको बढ़ाती जाएगी, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई धनराशि बढ़ाई नहीं गई। तो ये देखते हुए विधायन के द्वारा 22 मई 2018 को 163A में दूसरी अनुसूची के स्थान पर नई तृतीय अनुसूची ला दी गई। उसमें यह होगा कि अगर कोई आदमी खत्म होता है, मृत होता है, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को, विधिक उत्तराधिकारियों को 5 लाख रुपए तक की और परमानेंट डिसेबिलिटी के अनुसार पैसा मिलेगा, और अगर छोटी मोटी चोटें हैं तो 25,000 रुपये तक का दिया जाएगा। उसके बाद 163A को भी समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक सेक्शन आया गया 164 में 5 लाख रुपए का एक निश्चित धनराशि का भुगतान मृत्यु की दशा में, और ग्रीवियस हार्ट में 2,50,000 रुपये का प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है भाई, जैसे अब कोई मुकदमा चल रहा है, पुराना चल रहा है, अभी तक पेंडिंग है, और ये अमेंडमेंट 163A में 2018 में हो गया और 2018 में पेंडिंग हुआ, तो फिर प्रतिकर की धनराशि कितनी दी जाएगी? तब एक जजमेंट आया 2021 वॉल्यूम 1 AICC 270 में। उसमें कहा गया कि प्रतिकर जो है 25/5/18 के बाद दूसरे शेड्यूल के स्थान के अनुसार 5 लाख रुपया दिया जाएगा। ये एक्सीडेंट है 22/5/18 का, पहले का हो या बाद का भी हो, ये मतलब पेंडिंग केसों में भी लागू होगा। इसके बाद पता है कि जब एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहली चीज़ है कि एक्सीडेंट होने के बाद रिपोर्ट लिखाई जाती है। रिपोर्ट लिखाने के लिए आप 173 जो BNS नया आया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के संबंध में भी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। मगर कहीं अब ये FIR की वैल्यू क्या है इस MSCP में, तो FIR करना का अनिवार्य नहीं है, यानी मैंडेटरी नहीं अनिवार्य कि FIR की ही जाए। तो 2017 वॉल्यूम 1 AICC 513 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि FIR करना अनिवार्य नहीं है, FIR मैंडेटरी नहीं है। प्रतिकर की प्रार्थना के में विलंब से FIR करना या FIR न कराना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो है मगर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कोजेंट एविडेंस के द्वारा अपना केस सिद्ध कर देते हैं तो अगर FIR नहीं भी है तो प्रतिकर उनके उत्तराधिकारियों को मिलेगा। यह है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम न्यू इंडिया कंपनी बनाम श्रीमती इंदिरा में ये घोर किया गया था, हेर किया गया था। अब कभी कभी होता है कि FIR जो है, FIR में लिखाया गया और उसकी एविडेंस अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ अलग दी है तो कौन प्रिवेल करेगा? इसी में एक केस हुआ है 2000, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई एविडेंस है बिफोर द ट्रिब्यूनल और वो FIR के विपरीत है तो जो एविडेंस आपने ट्रिब्यूनल के समक्ष दी है वो प्रिवेल करेगी। FIR वही वेटेज उसका होगा, FIR का वेटेज नहीं होगा। इसमें ऐसा हुआ था इस केस में कि मृतक मारुति वैन को चलाता हुआ जा रहा था, उसके आगे एक आयसर ट्रक जा रहा था। आयसर ट्रक ने अचानक दाहिने तरफ ट्रक को मोड़ दिया, गाड़ी डैमेज हो गई, तो गाड़ी एक्सीडेंट, दोनों लड़ गए गाड़ी आपस में, और जो मारुति वैन का ड्राइवर था सुभाष, उसकी मृत्यु हो गई।
तो माननीय ट्रिब्यूनल ने 75% लाइबिलिटी आइशर मोटर की डाली, 25% सुभाष की खुद की योगदायी लाइबिलिटी डाली। फिर हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो माननीय हाईकोर्ट ने ये माना कि जो एविडेंस पत्रावली पे है उससे आइशर मोटर की गलती सिद्ध होती है और इसमें मारुति वैन की गलती, सबके चालक की गलती नहीं होती है। पूरा अवार्ड उन्होंने पारित कर दिया। तो ये फिर गए सुप्रीम कोर्ट, बीमा कंपनी वालों ने गए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनी वहाँ गई सुप्रीम कोर्ट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 प्रश्न उठाए गए। पहला प्रश्न तो ये उठाया गया कि जो एविडेंस है पत्रावली पर, उससे दोनों की गलती जो आती है कि मारुति वैन के भी चालक की गलती है और आइशर मोटर वाले की भी गलती है। दूसरी उन्होंने कही कि एफआईआर जो लिखाई गई थी उसमें मारुति वैन के चालक की गलती दिखाई गई थी और एफआईआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जो एविडेंस पत्रावली पे मौजूद है वो उसको वेटेज दिया जाएगा एफआईआर के ऊपर। तो उन्होंने भी आइशर मोटर की गलती मानी गई और आइशर मोटर के खिलाफ पूरा लायबिलिटी दी गई। अगर किसी से मालूम हुआ कि कहीं गाड़ी में 3 सवारी बैठ गई और मोटरसाइकिल पे 3 सवारी बैठी हैं, एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट नहीं लगाया, एक्सीडेंट हो गया, तो खिलाफ पार्टी ये कहती है या ट्रिब्यूनल ये कहते हैं कि भाई बीमा कंपनी कहती है कि इसमें तो इन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, 3 सवारी बैठा के चल रहे थे, इनकी गलती है। तो इसमें माननीय हाईकोर्ट ने या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो यातायात नियमों का उल्लंघन के कारण प्रतिकर में कमी नहीं की जा सकती है और चालक को दोषी नहीं मान सकता है जब तक कि चालक के बीमा कंपनी अपने एविडेंस से सिद्ध न करे कि चालक दुर्घटना के लिए लायबल है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण केस है 2021 वॉल्यूम 1 AICC 239 सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि चालक व पीछे बैठने वाले व्यक्ति का मोटरसाइकिल में बैठना नियम का तो उल्लंघन हो सकता है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वाहन का संतुलन बिगड़ा हो और उससे एक्सीडेंट हुआ हो। और 10% जो हाई कोर्ट ने काटा था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई नहीं कटौती होगी, पूरा अवार्ड मिलेगा। कभी कभी होता क्या है कि मालूम हुआ चालक मोटरसाइकिल चालक है, उसके पास DL नहीं है, DL नहीं है तो बीमा कंपनी कहती है कि भाई इसके पास DL नहीं है, इसकी गलती है। माननीय ट्रिब्यूनल भी कभी कभी पेमेंट का काट लेते हैं। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में ये कहा कि अगर चालक अपीलेंट के पास कोई DL नहीं है तब ये नहीं माना जाएगा कि उसकी गलती है, केवल यह है कि उसने मोटर व्हीकल एक्ट का कानून का उल्लंघन किया है, उसको सजा मिलेगी। मगर जब तक ये सिद्ध न किया जाए कि मोटरसाइकिल चालक लापरवाह है, जब तक उसके योगदायी लापरवाही नहीं मान सकती है। आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब अगले हफ्ते में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।